Priyanka and welcome back to my YouTube channel that is Learn Knowledge, Learn Something New with Priyanka। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में इंट्रोडक्टिव पार्ट उसका बेसिकली हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डिफ़ाइन क्या होती है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, वो कब फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस कब से शुरू हुई थी उसकी, कंज्यूमर की डिफ़ाइन क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिफ़ाइन क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने इतना पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल डिटेल्ड में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर्क करता है। अगर कोई भी कंज्यूमर का राइट वायलेट हुआ है तो वो कहाँ पे अपनी कंप्लेन लिखवा सकता है, कैसे उसको जो उसके इंटरेस्ट को वायलेट करता है, उसके राइट को वायलेट करता है, कैसे किस बेसिस पे उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट topic is essential of a consumer, which basically describes about the elements of consumer भी हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। और इसके अंदर इसको ये सारे पॉइंट्स हैं, एक कंज्यूमर के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी उस पर्सन को एज अ कंज्यूमर बोला जाएगा। अगर उसने ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं तब वो एक कंज्यूमर माना जाएगा। अगर उसने सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर मे बी एनी पर्सन। कंज्यूमर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी को भी कंज्यूमर बोला जा सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो, कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज कंसिडरेशन इज नेसेसरी। कंसिडरेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कल कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिफाइन में भी हम पढ़ा था कि एनी पर्सन हु बाय गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना मस्ट है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कंज्यूमर भी नहीं माना जाएगा। जैसे कि हमने कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज के एग्जांपल में भी पढ़ा था कि एक पर्सन मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे वो कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा, तो उसको एज अ कंज्यूमर ट्रीट नहीं करेंगे। तो एक इंसान को कंज्यूमर होने के लिए कंसिडरेशन देना इम्पॉर्टेंट है। कंसिडरेशन इज मस्ट। थर्ड पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी पेड और प्रॉमिस टू पेड। हमने यही पढ़ा था ना कल कि कंसिडरेशन या तो पे हो चुकी हो या फिर कभी फ्यूचर में पे होने वाली हो। मतलब कि उसने बोला हो कि मैं कल आके तुम्हें पैसे दे दूंगा, जैसे कि हम बेसिकली उधार सामान भी ले लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन मस्ट बी पेड, या तो पे हो चुकी हो वो ऑलरेडी या फिर उसने प्रॉमिस किया हो कि वो फ्यूचर में आके उसको पे करेगा, तो भी वो इंसान कंज्यूमर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट बी इन कैश। और कंसिडरेशन का कैश के अंदर होना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि एक पर्सन ने चावल लिए एक शॉप से और बदले में उसको गेहूं दे दी, तो ये कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। कंज्यूमर होने के लिए उसको कैश में पेमेंट करनी इम्पॉर्टेंट होती है। आई होप आपको एसेंशियल समझ आ गए होंगे कंज्यूमर के। अगर ये सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमर ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तभी उसको एज अ कंज्यूमर बोला जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सन कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर, अ फैमिली मेम्बर, मेम्बर ऑफ हैविंग सोसाइटी, पैसेंजर इन ट्रेन एट्सेट्रा। तो इनमें से कोई भी कंज्यूमर माना जा सकता है। कौन कौन? एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, किसी सोसाइटी के 4-5 मेंबर्स भी कंज्यूमर हो सकते हैं। पैसेंजर है अगर एक ट्रेन में तो वो भी कंज्यूमर हो सकता है। डॉक्टर्स भी कंज्यूमर हो सकते हैं, लॉयर्स भी कंज्यूमर हो सकते हैं। तो कंज्यूमर कोई भी इंसान हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन बी कंप्लेनेंट। मतलब कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका राइट वायलेट हुआ है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। सेकेंड इज वॉलेंट्रली कंज्यूमर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन होती है। अगर 4-5 कंज्यूमर के साथ कोई भी धोखा हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम्स होते रहते हैं हमारे,
तो इस बेसिस पे भी अगर कोई भी धोखा हुआ है तो कंज्यूमर अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो वो भी केस फाइल कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ। थर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी सामान खरीदती हैं, ठीक है, तो वो लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर उनका राइट वायलेट हुआ है, तो राइट अगर वायलेट हुआ है उनका तो वो भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन और मोर देन वन कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंज्यूमर हो, एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज लीगल हायर। और अगर मान लो कभी कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर भी उसके बिहाफ पे केस को फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन कंप्लेनेंट हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी पर्सन जिसने सामान खरीदा जो कंज्यूमर कहलाया गया और उसका राइट का वायलेशन हुआ वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो अब नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब देखते हैं इसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द यूनियन। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर गुड्स और हर सर्विसेज पे अप्लाई होता है, और ये तब तक अप्लाई होता है जब तक कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो काउंसिल है वो मना ना कर दे कि इस गुड पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, तब तक ये हर गुड पे अप्लाई होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इंक्लूड्स ऑल द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कवर्स ऑल द सेक्टर वेदर इट इज़ पब्लिक प्राइवेट। तो ये हर सप्लायर्स के ऊपर को इंक्लूड करता है ये गुड्स के, चाहे कोई भी गुड को सप्लाई कर रहा हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर गुड को सप्लाई कर रहा हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर गुड को सप्लाई कर रहा हो, ये हर सेक्टर पे इन्वॉल्व करता है। अगर किसी भी सेक्टर ने कंज्यूमर के राइट को वायलेट किया तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज एनरिच द कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर के राइट को बचा के रखता है ये, कंज्यूमर के राइट को बताता है कि तुम्हारे पास एक राइट है जिससे अगर तुम्हारा राइट वायलेट हुआ है तो तुम जो है कंप्लेन कर सकते हो, तो उसके राइट को ये एक तरीके से बचा के रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गिव्स एडिशनल रेमेडी टू द कंज्यूमर्स। और ये कंज्यूमर्स को कुछ रेमेडी भी प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। और इसके अंदर 3 टायर काउंसिल होती है, 3 टायर रिड्रेसल मशीनरी होती है। मतलब 3 लेवल पे ये काउंसिल सेट की जाती है और उसके बेसिस पे कंज्यूमर अपनी ग्रीवेंसेस को फाइल कर सकता है, अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है और रेमेडी उसको इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कम्स विद अ टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस। और ये एक टाइम फ्रेम के अंदर आता है और ये उसी टाइम के अकॉर्डिंग केसेस को डिस्पोज कर देता है। नेक्स्ट इज complainant can be filed on the behalf of group of consumers having common interest। और कंप्लेन ऐसे भी फाइल की जा सकती है जैसे कि ऑनलाइन स्कैम हुआ है किसी के साथ और कम से कम 10-12 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और वो एक साथ जाके फाइल कराएंगे केस, तो उनको पूरा एक एज अ वन कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा। मतलब उनका एक कॉमन इंटरेस्ट था ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का, तो उनके पूरे के बिहाफ पे उस फाइल को भी उस केस को भी फाइल किया जा सकता है और उनको रेमेडी मिल जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर्स को कुछ राइट भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर वो उनको अवेयर करता है कि आपके पास ये राइट्स हैं और अगर ये राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, जिसके अंदर कंज्यूमर के पास फुल राइट होता है अपनी सेफ्टी को लेने का। मतलब उसके पास फुल राइट है कि वो जो गुड खरीद रहा हो वो उसके लिए सेफ़ हो, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे उस गुड से, और अगर कभी उसको फ्यूचर में नुकसान पहुँचता है उस गुड की वजह से तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब उसके पास राइट है उसको इन्फॉर्मेशन देने का, उसके पास फुल राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए गुड्स के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर कोई मेडिकल शॉप पे एक पर्सन गया है मेडिकल का सामान खरीदने या कोई भी दवाइयाँ खरीदने, तो हम देखते हैं बेसिकली दवाइयाँ क्या हर गुड के पीछे लिखा होता है उसके लेबल में कि किस किस चीज़ से ये मिलके बना है, कब तक यूज़ हो सकता है, कितनी एज के लिए ये सुटेबल है
और कैसे यूज़ किया जाए और एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं और यही हमारा राइट टू इन्फॉर्म के अंदर कवर होता है पार्ट। और अगर लेबल ना हो और उसने कुछ भी खा लिया ऐसा कुछ और गलत हो गया, वो उसके साथ कुछ भी गलत हो गया, उसका राइट वायलेट हो जाएगा राइट टू बी इन्फॉर्म का, और वो कंप्लेन फाइल कर सकता है कि सामने वाले इंसान ने उसको बताया नहीं था कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलर्जिक भी हो सकते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन कि गुड के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, कितनी डेट तक ये यूज़ की जा सकती है, ये सारी चीज़ें गुड के ऊपर लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ के अंदर हमारा बेसिकली आता है कि अगर एक इंसान एक शॉप पे गया और उसके पास 4-5 चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके पास 4 गुड्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसको मान लो राइस लेनी है और राइस के 4 ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो ये उसका फुल राइट है कि वो उन चारों में से कोई भी ब्रांड को चूज़ कर सकता है। शॉपकीपर उसे नहीं बोल सकता कि आप ये सामान खरीदो या आप ये सामान नहीं खरीद सकते या आपको सिर्फ यही सामान मिलेगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो कंज्यूमर का राइट वायलेट करेगा और कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करवा सकता है। तो कंज्यूमर के पास यहाँ पे राइट भी होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल, जिसके अंदर वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। अगर कंज्यूमर का कोई भी राइट वायलेट होता है किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी इंसान उसका राइट वायलेट करता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के पास जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है और वो शॉर्टली उसको एक एज अ क्लेम और एज अ कंपनसेशन उसको देते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू बी हर्ड। इसके अंदर ये होता है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि उसकी वॉइस को कॉर्पोरेट वर्ल्ड सुने। मतलब उसके पास फुल राइट होता है कि वो जो बोलना चाहता है वो उसको सुना जाए, और ये चीज़ अवेलेबल होती है कंज्यूमर के पास। और अगर इस राइट का भी वायलेशन होता है तो वो ईजिली कंप्लेन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और कंज्यूमर एजुकेशन का भी उसके पास राइट है। आजकल काफ़ी सारी सोसाइटीज़ और NGOs वगैरह होते हैं जो कंज्यूमर राइट के बारे में बताते हैं, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर के पास अवेलेबल होती हैं कि उनके पास पूरा राइट है कि वो वहाँ पे जाके उनसे सीखें। तो इतने ही थे 6 राइट्स थे हमारे कंज्यूमर के, और आई होप आपको ये 6 राइट्स समझ आ चुके होंगे। और अगर इनमें से कोई भी राइट वायलेट होता है तो कंज्यूमर ईजिली कंप्लेन फाइल करवा सकता है और उसको क्लेम मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये हमारी 3 टायर होती है, जिसमें फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर होता है स्टेट कमीशन, फिर होता है नेशनल कमीशन। तो ये इन 3 बेसिस पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, स्टेट बेसिस पे एंड नेशनल बेसिस पे। अब देखते हैं फर्स्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, इसमें कैसे काम होता है, कौन कौन लोग इसके अंडर कंप्लेन फाइल करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज़ देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं। सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर जो है वो वुमेन होनी इम्पॉर्टेंट होती है, रिजर्वेशन होती है वुमेन के लिए 1 सीट। नेक्स्ट इज दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, इट हैंडल केसेस विच वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख। और इसके अंदर वो सारे केसेस आते हैं जो कि 20 लाख से कम की वैल्यू के केसेस होते हैं। मतलब कि अगर कंज्यूमर को लॉस हुआ है और उसकी लॉस की अमाउंट 20 लाख से कम की है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाके अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकता है। वो लोग उसकी सुनते हैं और उसको रेमेडी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट कमीशन। देयर आर 365 स्टेट कमीशंस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल 365 स्टेट कमीशंस अवेलेबल हैं जो कि स्टेट लेवल पे काम करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन। तो ये वाला पॉइंट तो सेम ही है, ज़्यादातर क्या तीनों में ही ये वाला पॉइंट सेम है नेशनल कमीशन को छोड़ के। तो ये आपको इजी रहेगा पढ़ने में। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अलग, नॉट लेस देन 2 से कम नहीं होने चाहिए अदर मेंबर्स, और जिनमें से एक वुमेन का होना
इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज इट हैंडल केसेस ऑफ मोर देन ₹20 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। और अगर 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है लेकिन 1 करोड़ से कम का होना चाहिए, तो वो लोग स्टेट कमीशन में जाके अपनी कंप्लेन को फाइल करवा सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर कंज्यूमर है जिसको लॉस हुआ है और उसकी लॉस का अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो वो स्टेट कमीशन के अंदर जाके अपनी कंप्लेन को फाइल करा सकता है और वो लोग उनको रेमेडी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल कमीशन। इट हैज़ अ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द होल कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल कमीशन जो है वो अपना जुरिसडिक्शन होल कंट्री पे देता है, मतलब पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बस जम्मू एंड कश्मीर नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व होता, जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग होता है कमीशन। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स। 4 अलग मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वुमेन का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, इट हैंडल ऑल द केस हुज अमाउंट एक्सीड ₹1 करोड़। और इसके अंदर वो सारे केसेस आते हैं जिसकी अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। अगर कोई भी कंज्यूमर जिसको 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो वो इसके अंदर अपनी केस को फाइल करवा सकता है और उसको फॉर श्योर रेमेडी भी मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ये कैसे लोगों को पनिशमेंट दी जाती है और कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को बचा सकता है, सेव कर सकता है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड येस ऑफ कोर्स, अगर कुछ भी ना समझ आए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपनी email ID ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी PDFs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।